हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया। यस सर, आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। हम डायरेक्ट इस चैप्टर की बैकग्राउंड में जाने से पहले मैं आपको पहले एक एग्जांपल दे देता हूं, एक सेक्शन समझा देता हूं, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आर दिस वन सेशन, इन आर वेरी नेक्स्ट सेशन विल स्टार्ट टू डू ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ये सारे चार्ट वगैरह, ये सारे 190 191 ये सारे देखे जाएंगे। बट बेसिकली मेरा पर्पस जो आज है, आपको टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जो चैप्टर है सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, सबसे टफ माना जाता है। जैसा नाम वैसा काम। नाम है इसका टीडीएस, लेकिन आप लोग इंग्लिश में एक वर्ड जानते हैं टीडीएस। यस, दिस इज जस्ट लाइक दैट। बिल्कुल वो जटिल है, कठिन है, प्रॉब्लम से भरा हुआ है। और इसकी प्रॉब्लम केवल आज नहीं आएगी, आप प्रैक्टिकल लाइफ में जितना आगे बढ़ेंगे इसको आप फेस करेंगे, आपको ये देखने को मिलेगा हर जगह हर समय। मैं इस चैप्टर की बात कर रहा हूँ कंप्लीट। कई सारे सेक्शंस हैं, छोटे 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 सेक्शंस कई सारे हैं। उन सबको आपको दिमाग में हमेशा रखना पड़ेगा। बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में हम लोग करने क्या जा रहे हैं, क्या पढ़ेंगे। देखिए होता क्या है, ये मैं दो पर्सन मान लूं, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। ठीक है, ये मैंने रख लिया यहां पर मिस्टर वाई को। मिस्टर एक्स ने कुछ मीन्स कुछ अमाउंट देना है। चलिए मान लेते हैं, अब चाहे वो सैलरी से रिलेटेड अमाउंट हो जो मिस्टर एक्स पे करेगा, किसको? मिस्टर वाई को। ही इज अ पेयर एंड ऑन द अदर साइड द पर्सन इज पे, यानी जिसको अमाउंट मिलेगा। मेरी बात ढंग से समझे, मैं इसको इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस क्या करने जा रहे हैं, मैं उसका बैकग्राउंड बनाने जा रहा हूं। अब चाहे पेयर जो है वो रेंट का पेमेंट करे, पेयर जो है वो कमीशन का पेमेंट करे, पेयर जो है वो लॉटरी की विनिंग अमाउंट का पेमेंट करे, पेयर जो है वो हॉर्स रेस की विनिंग अमाउंट का पेमेंट करे, पेयर जो है वो इंटरेस्ट का पेमेंट करे क्योंकि उसने लोन ले रखा था। अच्छा, इसी तरह पेयर जो है वो सैलरी का पेमेंट करे। मींस देयर आर सो मेनी सेक्शंस, और हर सेक्शंस में हम लोग देखेंगे किस चीज के पेमेंट करने पर पेयर को टीडीएस टैक्स डिडक्ट करना पड़ता है। बेसिकली मैं वो बताने जा रहा हूं। चलिए मान लेते हैं पेयर है, ये इंप्लॉयर है और ये एम्प्लॉय है, ये पेई है। पेई ने सर्विसेज दी पेयर को, और एट द एंड ऑफ द मंथ एम्प्लॉयर शैल मेक द पेमेंट ऑफ सैलरी टू मिस्टर पाई। अच्छा, इसने इसको साल भर में, पूरे साल भर में 8 लाख की सैलरी का पेमेंट किया। मेरी बात ढंग से समझे, कितने की सैलरी का पेमेंट किया? 8 लाख की। और एम्प्लॉय ने वो सैलरी रिसीव की, यानी ये इसकी इनकम हो गई। कितने रुपए? 8 लाख रुपए। और इसने इस इनकम के अगेंस्ट अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की। क्या फाइल की? इसने इस इनकम के अगेंस्ट अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की, आईटीआर फाइल किया, और उस आईटीआर में दिखाया कि मेरी इनकम 8 लाख है। चलो मान लेते हैं, कैलकुलेशन पार्ट में नहीं जाते, और उसने कहा मेरा जो टोटल इनकम टैक्स बन रहा है दैट इज नियर अबाउट, चलिए 80,000। कितना? 80,000 का टैक्स बन रहा है, मान ले रहे हैं। अब ये मत कहिएगा सर ये गलत है, सही है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। 80,000 का उसका टैक्स बना। अच्छा, अब ये तो तय है ना कि एम्प्लॉय अपनी रिटर्न भरेगा। हाँ, ये भी तय है कि एम्प्लॉय को उस टैक्स का पेमेंट करना है। हाँ, एक्चुअली में देखा जाए तो एम्प्लॉय को हाथ में नेट कैश बेनिफिट कितना मिला? 7,20,000। ही गॉट रुपीज 8 lakhs against salary, and he is under an obligation to make the payment of income tax of rupees 80,000 on rupees 8 lakh. Now he has a net amount in his hands, means net balance जो बचा उसके हाथ में, that is rupees 7,20,000. That's it. अच्छा, तो गवर्नमेंट ने कहा
कि भाई 80,000 तो आपको देना है, यू आर एन एम्प्लॉय और आपको 80,000 देना है टैक्स का। लेकिन एक बात बताइए, ये एक एम्प्लॉयर है और इसके पास 200 एम्प्लॉय काम करते हैं। मेरी बात ढंग से समझने की कोशिश करें। कोई एम्प्लॉय 15,000 पर मंथ, कोई 20,000, कोई 30,000, कोई 40,000, कोई 50,000, कोई 80,000, कोई 1 लाख, कोई मोर देन 1 लाख, कोई मतलब अलग अलग तरह के एम्प्लॉयज हैं और वो इस एक एम्प्लॉयर के अंडर में वर्क कर रहे हैं। गवर्नमेंट कहती है वो सोर्स का क्या है जहां से वो एम्प्लॉयज अपनी इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो कौन बंदा है जहां से वो उनको पेमेंट कर रहा है। तो गवर्नमेंट ने स्पॉट किया ऐसे पर्सन को, इज एन एम्प्लॉयर। तो गवर्नमेंट ने कहा देखो भाई, हम ये अच्छी तरह जानते हैं, यू आर मेकिंग द पेमेंट ऑफ सैलरी टू ईच एंड एवरी एम्प्लॉय एंड दे आर अंडर एन ऑब्लिगेशन टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्स अकॉर्डिंग टू देयर इनकम, whatever they are getting, either in terms of salary, house property, PGBP, capital gain, other sources, whatever they are earning. Okay. लेकिन गवर्नमेंट ने कहा देख भाई, तू एम्प्लॉयर है, तू सोर्स ऑफ इनकम है, तेरे यहां से वो इनकम बांटी जा रही है, तो हम इनको अलग अलग पकड़ें क्योंकि इसमें से कई लोग ऐसे होंगे, इसमें से कई लोग ऐसे होंगे जो अपनी रिटर्न्स नहीं भरते होंगे, ऐसे कई लोग होंगे जो अपनी इनकम को सप्रेस या उसको अंडर एस्टिमेट करके दिखाते होंगे, गलत फॉल्स क्लेम करते होंगे डिडक्शंस वगैरह का। ऐसे कई लोग होंगे जो इनकम टैक्स के दायरे में आते ही नहीं होंगे क्योंकि उनकी अमाउंट 2.5 लाख से कम है जो टैक्सेबल नहीं है। ऐसे कई लोग होंगे जो रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं बट दे आर अनअवेयर अबाउट हाउ टू फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। तो भाई एक काम करते हैं, हम आप ही को पकड़ लेते हैं, हमें आपसे वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, वो भी सही सही इंफॉर्मेशन मिलेगी क्योंकि ये लोग डायरेक्ट पर्सन हैं, ये एम्प्लॉय डायरेक्ट पर्सन हैं जो बेनिफिशियरी हैं। वो अपनी इनकम को सप्रेस कर सकते हैं, वो अपनी इनकम को अंडर एस्टिमेट दिखा सकते, अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप तो नहीं करेंगे, आप उनकी टैक्स प्लानिंग तो करेंगे नहीं, आप जो अमाउंट सैलरी का पे कर रहे हो वो तो आप दिखाओगे ही दिखाओगे। तो गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयर से कहा देखो भाई, अब मैं आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन डालता हूं कि जब जब आप इनको टैक्स का पेमेंट करेंगे, गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जब जब आप यानी पेयर पेई को सैलरी का पेमेंट करेगा तो जितनी भी सैलरी जाएगी, मान लेते हैं 80,000 रुपए की सैलरी गई यहां से यहां, 8 लाख पर 80,000 का टोटल टैक्स बनता है तो 80,000 पर 8,000 का टैक्स बनेगा 10%। ये एक महीने का मान लेते हैं भाई, एक हाइपोथेटिकल फिगर ले लेते हैं, जरूरी नहीं आप कैलकुलेशन करके हर चीज करें। तो अगर एक महीने की 80,000 सैलरी जा रही है और साल भर में 8 लाख पर 80,000 रुपए उसको टैक्स देना है, दैट इज 10%। तो भैया 80,000 पर 10% टैक्स आज दे दो। गवर्नमेंट कहेगी देखो ना, पे एज यू अर्न, तो आप ना एम्प्लॉय को 80,000 सैलरी मत देना। गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयर को बोला, पेयर को बोला 80,000 सैलरी मत देना, ट्राई टू मेक द पेमेंट ओनली ₹72,000 टू एम्प्लॉय। रेस्ट 8,000 जो आप उनको पे करोगे फ्यूचर में वो हमको पे करेगा। एक काम करो, ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर दो। मेरी बात समझ में आई? ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर दो। ये डायरेक्शन गवर्नमेंट ने दिया, एम्प्लॉयज को नहीं, एम्प्लॉयर को। अब बताओ, एम्प्लॉयर तो खुद अपना कमा रहा है, बिजनेस कर रहा है, जो उसकी इनकम आ रही है उसका इनकम टैक्स, इनकम कैलकुलेट कर रहा है, उस पर टैक्स पे कर रहा है। अब एम्प्लॉयर के ऊपर अपनी इनकम का कैलकुलेशन के अलावा उस दुनिया भर के तमाम एम्प्लॉयज का भी कैलकुलेशन उसके सर पे डाल दिया गया, भैया उनका भी कैलकुलेशन करो इनकम का। और उनका इनकम का कैलकुलेशन करने के बाद उसके इनकम टैक्स को देखो कितना बनता है और हर महीने यानी डिवाइडेड बाई 12 करके गवर्नमेंट को टैक्स दो। अब आपके दिमाग में कई तरह के सवाल आ रहे होंगे कि सर आप किस तरह की बात कर रहे हैं। मैं बताऊं क्या दिमाग में आ रहा है? सर आप किस तरह की बेवकूफी भरी बातें कर रहे हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई? अभी आ रहे हैं, मैं जान रहा हूं आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं, नहीं चल रहे तो चलने लगेंगे थोड़ी देर में। तो 80,000 पे 8,000 गवर्नमेंट डायरेक्ट मांग रही है, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला ना? 8 लाख पर 80,000 होता है, 10% होता है, तो 80,000 पर 8,000 होता है, 10% टैक्स गवर्नमेंट मांग ले रही है। Now the employer is under an obligation to make the payment of tax directly to the government, not on behalf of itself or himself or herself, but on behalf of the employee.
अब सोचो, मैं अगर अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता हूं तो उसका टैक्स काट करके मैं गवर्नमेंट को दूंगा। एम्प्लॉय चिल्लाने लगेगा, भाई ये क्या कर रहे हो भाई, तू तू मेरा अमाउंट क्यों काट कर दे रहा है। मैं कहूंगा तेरे को तो पूरा अमाउंट देना हो, तेरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है, तुझे जो फ्यूचर में टैक्स देना है मुझे गवर्नमेंट को देना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने मुझे स्पॉट किया है, देने के लिए मेरे को रिस्पॉन्सिबल ठहराया है। अब तू चिल्लाता रहा है, मैं तुझे दे तो रहा हूं पूरा 80,000। तो एम्प्लॉय कहेगा कहां दे रहे हो। मैं कहूंगा देख 72,000 मैंने तेरे हाथ में दिया। कहा हाँ, ये ले गवर्नमेंट को जो मैंने टैक्स पे किया है उसका सर्टिफिकेट ले ले 8,000, जाकर ये गवर्नमेंट को दिखा देना, हो गया ना तेरा 80,000। एम्प्लॉय कहेगा हाँ बात तो चौकी है, टोटल मिलाकर 80,000 उसका अमाउंट मिल गया। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम बना कैसे और इस पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई वो हम देखेंगे। मैंने यहां पर केवल सैलरी की बात की, इसके अलावा इंटरेस्ट का पेमेंट होता है, पेयर पेई को इंटरेस्ट का पेमेंट करता है तो टैक्स डिडक्ट करता है, रेंट का पेमेंट करता है तो टैक्स का डिडक्शन होता है, कमीशन का पेमेंट होता है, मींस ब्रोकरेज कमीशन जो कुछ भी है, जब भी पेयर पेई को पेमेंट करेगा तो ये जरूर देखेगा पेयर, मैं फिर से बोल दूं पेयर ये जरूर देखेगा, पेमेंट करने वाला ये जरूर देखेगा क्या उसका कोई पेमेंट टीडीएस के प्रोविजंस में फॉल करता है। अगर हां तो उसको उन प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो भैया पेनाल्टी झेलने के लिए तैयार रहो। मेरी बात समझ में आई। ये चीज एक छोटा सा एग्जांपल था, यहां पर मैंने एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप दिखाया। इसके अलावा भी कई चीजें, कॉन्ट्रैक्टर को मैं पेमेंट कर रहा हूं, कम हॉर्स रेस का पेमेंट कर रहा हूं, लॉटरी का पेमेंट कर रहा हूं, इंटरेस्ट वगैरह का पेमेंट कर रहा हूं, मैं कई सारी चीजें आने वाली हैं आपके सामने, वो सारी चीजें लाइन बाय लाइन देखेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और बहुत ही सिंपल चैप्टर है। हाँ, नंबर ऑफ प्रोविजंस बहुत ज्यादा हैं, पॉइंट्स बहुत ज्यादा है, जिनको यहाँ पर सेट करना थोड़ी टेढ़ी खीर होती है। टैक्स रेट्स, टीडीएस के जो रेट्स हैं वो टेंशन देते हैं। जो टीडीएस का फुल फॉर्म है ना, ये जो 8,000 काटा है ना इसने, ये जो 8,000 दिख रहा है ना, ये आपको, इसको हम लोग नाम देते हैं टीडीएस। क्या नाम देते हैं? टीडीएस, यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। दैट्स इट। इसके बाद एक चैप्टर और पढ़ेंगे आप, वो थोड़ा और अलग है, उसका नाम है टीसीएस। ओ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ना बाबा ना, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। देखा जाएगा, अभी मैं टीसीएस पर बिल्कुल नहीं जा रहा, मैं आपको कंफ्यूज भी नहीं करना चाह रहा। मैं चाह रहा हूं कि आपको बिल्कुल पहले तो इजीली आज का सेशन एक बैकग्राउंड माहौल बनाने में, साथ साथ सेक्शन भी कवर होगा, माहौल बनाने में किया जाए, ताकि नेक्स्ट सेशन से आपको कोई दिक्कत ना हो टीडीएस चैप्टर में। बेसिकली मुझे ये समझ में आया कि मैंने आपको ये चीज समझा ली। देखिए ना, गवर्नमेंट ने एक आदमी को पकड़ा, 100 लोगों की इनकम गवर्नमेंट को पता चल गई। देखो ये डिक्लेयर कब करता है, ये अपनी इनकम 1 साल बाद, 1 साल बाद, 1 साल बाद गवर्नमेंट को बताता। लेकिन अब हर महीने हर महीने हर महीने एम्प्लॉयर उनके ब्याह पर टैक्स भर रहा है, सरकार को बता रहा है, सरकार के पास एक इंफॉर्मेशन जनरेट होती जा रही है। ओ इन लोगों के पास इनकम आ रही है, इतनी आ रही है, साल के अंत में हमें इनसे इतना टैक्स मिलेगा। बेसिकली गवर्नमेंट उनसे टैक्स लेती जा रही है, किससे? एम्प्लॉयर से। लेकिन उनकी डिटेल्स तो कलेक्ट होती जा रही है। इसको एक दूसरा नाम भी कहा जाता है पे एज यू अर्न। जैसे जैसे आप अर्न करते हो, आप गवर्नमेंट को पेमेंट करते जाओ, जैसे जैसे पेमेंट अर्न करते हो, जैसे ही मुझे कोई इनकम मिली आप गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हो, तो इसको कहता है पे एज यू अर्न। जबकि एक नॉर्मल कंसेप्ट जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था, क्या पढ़ा था मैं उसके बारे में भी बता दूं। आपने पढ़ा था कि जो भी हम प्रीवियस ईयर में कमाते हैं उसका हम टैक्स असेसमेंट ईयर में देते हैं। अगर आपके दिमाग में ये कंसेप्ट है तो अब ये दिमाग से निकाल दें। जैसे मान लीजिए प्रीवियस ईयर में मेरी 8 लाख की इनकम थी। प्रीवियस ईयर कौन सा था? प्रीवियस ईयर 22-23 था मान लेते हैं, और असेसमेंट ईयर 23-24 हो गया। अब इस असेसमेंट ईयर में मैं अपने टैक्स का कैलकुलेशन करता हूं, और इस 23-24 में टैक्स का कैलकुलेशन करके मैं टैक्स गवर्नमेंट को पे करता हूं। ऐसा कुछ हम लोग सीख रहे थे या बता रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब गवर्नमेंट कहती है भाई तू एक काम कर, 8 लाख पर तेरा 80,000 किसने दे दिया? एम्प्लॉयर ने दे दिया। एम्प्लॉयर ने गवर्नमेंट को दे दिया है, ठीक है।
तेरे हाथ पे टोटल इनकम कितनी आई सर, वो टोटल 8 लाख आई। टैक्स कितना बनता है मान लेते हैं, अब आपने जो असेसमेंट ईयर में कैलकुलेशन किया टैक्स का फिगर, इस 8 लाख पर आ गया टैक्स 85,000, जबकि एम्प्लॉयर ने केवल 80,000 डिडक्ट किया। देखिए ना, आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी एक्चुअल में कितनी आई 85,000, जबकि एम्प्लॉयर ने कितनी कैलकुलेट की थी 80,000। 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, उससे गलती हो सकती है, बाद में इनकम बढ़ सकती है, जो कुछ भी हो। अच्छा, 85,000 आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बनी। आप एम्प्लॉय हो, मैं एम्प्लॉयर हूं, मैंने आपको 8 लाख का अमाउंट इनकम दिया, 85,000 आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी बन रही है, लेकिन मैंने जो आपके बिहाफ पर हर महीने पैसा काट 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 करके गवर्नमेंट को दिया 80,000 दिया, तो आप गवर्नमेंट से कहोगे टोटल टैक्स लायबिलिटी 85,000 है, जिसमें से टीडीएस ऑलरेडी घट चुका है, दैट इज 80,000। कितना? अब नेट लायबिलिटी बचेगी आपकी केवल 5,000। बात समझ में आई? ये एक सिस्टम है, ये एक तरीका है। तो पे एज यू अर्न, आप जैसे से कमा रहे थे वैसे से गवर्नमेंट का टैक्स जा रहा था, ठीक है ना। जबकि हम लोग को आज तक यही बताया गया कि इस साल कमाएंगे असेसमेंट ईयर में टैक्स देंगे, इस साल अब भैया वो झंझट खत्म। मैं ये नहीं कर रहा सारे में खत्म, हाँ मैक्स केसेस में जो इस चैप्टर के प्रोविजंस में आएंगे उनके लिए झंझट खत्म। जितना आप अर्न करेंगे तुरंत आप टैक्स दे रहे हो गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट क्यों वेट करे भाई 1 साल तक, कब रहे हो आज? गवर्नमेंट को टैक्स देंगे 1 साल बाद, गवर्नमेंट का खजाना खाली नहीं हो जाएगा? अरे गवर्नमेंट को भी देते जाओ। तो गवर्नमेंट ने भी अपने रेवेन्यू के सोर्सेस तुरंत अर्न करने शुरू कर दिए। तो ये एक सिस्टम है, इसको कहा जाता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। नाउ हु इज रिस्पॉन्सिबल? नाउ इन ईच एंड एवरी सेक्शन ओनली द पेयर इज रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट द टैक्स। पेयर जो पेमेंट करेगा वो टैक्स डिडक्ट करके पेमेंट करेगा, टैक्स को माइनस करके पेमेंट करेगा। जो टैक्स उसने रोक लिया वो गवर्नमेंट के खाते में जमा कर देगा और उसका सर्टिफिकेट एम्प्लॉय को या पेई को दे देगा, दैट्स इट। अब इसके साथ जैसे ही ये सेक्शन बना, उसके बाद कई नई नई प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं। अब उन प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन दिया जाएगा, चाहे वो नोटिफिकेशंस के थ्रू हो, सेक्शन में अमेंडमेंट करके हो, या कोई सीबीडीटी का सर्कुलर वगैरह आ जाए। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आपके सामने सेक्शन 192। और आज का मेरा ये सेक्शन बेसिकली इस पर्पस के लिए है कि हम ये कुछ नहीं बताने जा रहे हैं आपको बेसिक्स, सीधे डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं 192, ताकि एक माइंडसेट आपका हो जाए। सेक्शन 192, हु इज रिस्पॉन्सिबल? कहता है कोई भी। अब देखिए ये टॉपिक है क्या, इतनी देर में तो अब समझ में आ गया होगा, सैलरी। सैलरी से रिलेटेड टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? सैलरी से रिलेटेड टॉपिक है। और सैलरी हमेशा तभी सैलरी मानी जाती है जब दो लोगों में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है। किस चीज का रिलेशनशिप होता है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो कुछ भी पेमेंट करेगा वो सैलरी टॉपिक में आएगा, सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। ये तो एग्री हैं आप लोग? हाँ सर। Any employee having taxable income under the head salary shall be treated as pay for TDS under section 192. Okay. जबकि आपको सैलरी है चैप्टर में ही मैंने ये बता दिया था कि डायरेक्टर्स जो होते हैं वो एम्प्लॉय नहीं होते, पार्ट टाइम डायरेक्टर्स, विजिटिंग डायरेक्टर्स ये नहीं होते 192 में, जबकि होल टाइम डायरेक्टर्स आपके आते हैं सैलरी टॉपिक में। मेरी बात ढंग से समझें। जो होल टाइम डायरेक्टर होते हैं और पार्ट टाइम डायरेक्टर होते हैं, नॉर्मली अगर बात की जाए डायरेक्टर्स की कॉमनली, तो 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। होल टाइम डायरेक्टर जैसे एक एम्प्लॉय होता है ना, नॉर्मली आप देखते हैं वो सुबह 10 बजे आता है, शाम के 6 बजे तक रुकता है। दे आर द होल टाइम एम्प्लॉय, दे कांट डू एनीथिंग अगेंस्ट इन अकॉर्डेंस विद देयर विल, नो। वो जो कुछ भी कहेंगे, जो उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा वो करेंगे। जबकि जो पार्ट टाइम होता है, मालिक क्या होता है? पार्ट टाइम आता है, आया 1 घंटा बैठा, अपने मन से आया अपने मन से गया, जितना पैसा ड्रॉर से निकालना है निकालेगा, जाएगा आएगा, वो मालिक। तो जो होल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं दे आर सर्विंग लाइक एन एम्प्लॉय, जबकि एक पार्ट टाइम डायरेक्टर जो होता है वो कब आएगा कब जाएगा ये उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। वो दे आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। इनको जो कुछ भी मिलता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाता है, इनको जो कुछ भी मिलेगा ये सैलरी टॉपिक पे जाएगा। दोनों में फर्क समझ में आया?
तो डायरेक्टर्स, नॉर्मली डायरेक्टर्स आर नॉट द एम्प्लॉय, लेकिन हाँ पार्ट टाइम और होल टाइम की अगर बात करें तो होल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं वो एम्प्लॉय ट्रीट किए जाते हैं और पार्ट टाइम डायरेक्टर्स एम्प्लॉय ट्रीट नहीं किए जाते। क्लियर? तो 192 सेक्शन है, ये सैलरी से रिलेटेड है और ये टीडीएस की बात करता है सैलरी पर, और सैलरी कौन पे करता है उसके ऊपर जिम्मेदारी डालता है। कौन पे करता है? एम्प्लॉयर पे करता है। तो यहां पर कहा गया ऑल persons paying salary are responsible to deduct tax on income chargeable under that salary. That's it. अब चाहे कोई भी हो, मैं अगर किसी को सैलरी दे रहा हूं तो मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है सेक्शन 192 की। अगर मैं किसी को सैलरी दे रहा हूं, अब चाहे मेरे यहां काम करने वाला होल टाइम एम्प्लॉय हो या पार्ट टाइम एम्प्लॉय हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ अगर वो एम्प्लॉय है तो अगर मैं उसको कुछ भी दे रहा हूं, मेरे ऊपर टैक्स के टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। सेक्शन 192 में मुझे टीडीएस चार्ज करना पड़ेगा। अच्छा, ये भी बात समझ में आई। अब एम्प्लॉयर कोई भी हो, इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, फर्म हो, कंपनी हो, यानी एम्प्लॉयर कोई भी हो, कोई भी पर्सन हो, उसके ऊपर ये सेक्शन लगेगा। ये भी आप नहीं कह सकते एक एम्प्लॉय हो, 2 एम्प्लॉय हो, 10 एम्प्लॉय हो। We are not concerned with the number of employees. Even though there is a single employee, yes, section 192 मेरे ऊपर अप्लाई होगा। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी क्लियर हो गया। हाँ, एक चीज जरूर याद रखेंगे, टीडीएस के प्रोविजंस मेरे ऊपर उन्हीं एम्प्लॉयज के एप्लीकेबल होंगे जिनकी इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से एक्सीड कर जाती है। यानी मैं जिसको सैलरी दे रहा हूं, अगर उसकी इनकम है ही 1.5 लाख, है ही अप टू ₹2 लाख, then why to deduct tax on that amount of income? Because the other one person, the payee, is not responsible to make the payment of tax at the end of the year. His total income would be less than 2 lakh or up to 2 lakh or 2,50,000, whatever the case it is. बट मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से एक्सीड नहीं करती। अगर उसकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, ₹1 का टैक्स उसके ऊपर नहीं बनेगा साल के अंत में, तो मैं टैक्स क्यों डिडक्ट करूंगा? तो मुझे उस पर टैक्स डिडक्ट नहीं करना। यानी मैं एम्प्लॉयर हूं, मेरे पास एम्प्लॉय हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉय कंसर्न नहीं करते, कोई मतलब नहीं रखते। हाँ, अगर उनकी इनकम, केवल उन एम्प्लॉयज की इनकम जिनकी इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से अधिक है, उनके लिए मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट की गई है कि आप इनका टैक्स डिपॉजिट करते रहें पर मंथ एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट। एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट, जब मैं सामने वाले को सैलरी का पेमेंट करूंगा, मेरी बात ढंग से समझे, जब मैं सामने वाले को सैलरी का पेमेंट करूंगा, जब मैं सामने वाले को सैलरी का पेमेंट करूंगा, मुझे टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा। होप सो इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्या नॉन रेसिडेंट एम्प्लॉइज पर भी एप्लीकेबल होता है ना? ये किसने करी है? तो शुरू में ही मैंने यहां पर हेडिंग में लिख दिया था, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट एम्प्लॉय चाहे जो भी हो, दोनों पर एप्लीकेबल होगा। When to deduct TDS? अरे भाई बता तो दिया, एट द टाइम ऑफ एक्चुअल पेमेंट ऑफ सैलरी। हो गया भाई, जब मैं पेमेंट करूंगा तब मैं टैक्स डिडक्ट करूंगा, दैट्स इट। यानी एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट ऑफ सैलरी आई एम नीडेड टू डिडक्ट द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन दैट, दैट्स इट। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से अधिक होनी चाहिए, बात खत्म। अरे भाई बता दिया ये सारे पॉइंट। रेट ऑफ टीडीएस क्या होंगे? ओ इसके लिए कोई अलग से रेट प्रिस्क्राइब नहीं किया गया। इसके लिए सीधे सीधे बोला कि जो उसका टैक्स बनता है, रेट्स इन फोर्स हैं। जैसे मान लीजिए प्रीवियस ईयर 22-23 के जो टैक्स रेट्स हैं, आखिर इन्हीं टैक्स रेट्स को सामने वाला एम्प्लॉय असेसमेंट ईयर 23-24 में यूज करेगा, और जब हम उसको सैलरी पे करेंगे 22-23 में, तो उस समय हमें मालूम होगा ना कि ये टैक्स रेट्स क्या हैं। तो मैं यही टैक्स रेट्स यूज करूंगा 23-24 वाले ही, ये वाले। इज इट क्लियर? तो रेट्स इन फोर्स लिखा होगा, रेट्स इन फोर्स, ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे।
Whether employer is also liable to deduct TDS on non-monetary perquisites? एक बात बताओ, एक सेक्शन था, छोड़ देते हैं उस सेक्शन को भी। अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कहता है देखो भाई, मैंने आपको ये वैसी चीज बता रखी है, सैलरी चैप्टर पढ़ाते समय बता रखी है, लेकिन मैं फिर पढ़ा देता हूं, बता देता हूं कि क्वेश्चन करवाएंगे इस पर, वो भी टेंशन नहीं लेना। एक एम्प्लॉयर है मिस्टर एक्स, ये एम्प्लॉय है मिस्टर वाई, इसने इसको कैश में सैलरी दी, कैश मतलब मॉनिटरी सैलरी दी, कैश न लिखकर मैं मॉनिटरी सैलरी लिख देता हूं, 8 लाख, और नॉन मॉनिटरी सैलरी दी जिसको हम लोग परक्विजिट्स का नाम देते हैं, मान लेते हैं 2 लाख का। एक्चुअली मिस्टर वाई इज गेटिंग द टोटल सैलरी ऑफ ₹10 लाख, यस और नो, हाँ या ना। ये जो नॉन मॉनिटरी सैलरी दी जाती है जिनको हम परक्विजिट्स का नाम भी देते हैं, एम्प्लॉय कहता है मालिक आपने हमें इतना ज्यादा फायदा दिया है, नॉन मॉनिटरी इतना ज्यादा फायदा दिया है, जेब से तो मेरा पैसा ही निकल जा रहा है, आप हमें जो नॉन मॉनिटरी बेनिफिट दे रहे हो उस पर हमें टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट छोड़ने वाली तो है नहीं, जो आप नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स दे रहे हो उस पर एम्प्लॉय को टैक्स तो देना ही है, क्योंकि वो तो टोटल 10 लाख रुपए कमा रहा है तो 10 लाख पर टैक्स देगा। लेकिन इस 2 लाख पर जो उसको कैश में नहीं मिला, घर के नाम पर मिला, कंप्यूटर के नाम पर मिला, मतलब जो कुछ भी मिला नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स, उस पर उसके ऊपर टैक्स बन रहा है 20,000 का मान लेते हैं, और इस 8 लाख पर बन रहा है 80,000, टोटल उसके ऊपर टैक्स बन रहा है 1 लाख रुपए का। तो एम्प्लॉय मालिक से कहता है मालिक एक काम करो, हमको ये ऐसा ऐसा बेनिफिट मत दो जिसमें हमको जेब से कैश निकालना पड़े, क्योंकि सरकार तो हमसे कैश में टैक्स लेगी, और आपने जो हमें बेनिफिट दिया वो नॉन मॉनिटरी बेनिफिट दिया। तो एम्प्लॉयर ने कहा एक काम करते हैं, एक काम कर, ये वाला जो टैक्स का पोर्शन है तू चिंता क्यों कर रहा है, आई विल मेक द पेमेंट, आई विल मेक द पेमेंट, ये 20,000 जो तेरी जेब से निकलने वाला ना ये भी मैं पेमेंट करूंगा। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए प्रोविजन बनाया कि ठीक है, सेक्शन 10(10)(c) में देखेंगे आप लोग, यहाँ देखा होगा आप लोगों ने, यहाँ मैं मिस कर रहा हूँ सेक्शन नंबर कोट करना, तो छोड़ दें अभी उसको। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई जो 20,000 का टैक्स है ये एम्प्लॉयर पेमेंट कर रहा है, फिर से एक नया बेनिफिट, फिर से एक नया बेनिफिट। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भैया ये सैलरी का पार्ट नहीं होगा, एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और ये मैंने पढ़ा चुका है, सैलरी चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। और अगर हम एम्प्लॉयर की बात करें, उसकी सैलरी मानी नहीं गई, सामने वाले की सैलरी मानी की नहीं गई, एम्प्लॉयर अपनी जेब से देने को तैयार है ये, तो कहा गया कि भैया ये आपका एक्सपेंसेस भी नहीं माना जाएगा, एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट भी नहीं कर सकते आप इसको, सामने वाले की इनकम नहीं, आपका एक्सपेंसेस नहीं, आपका एक्सपेंस माना जाएगा तो उसकी इनकम मानी जाएगी, जब हम उसकी इनकम मान नहीं रहे तो आपका एक्सपेंसेस भी नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, देखा गया है इसको, उसी के लिए ये बोल रहा है। अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है to pay tax on behalf of employee on non-monetary benefits, however it is not mandatory for the employer to pay tax to pay, so for the purpose of paying tax by employer shall be determined by the average rate of tax imposed on the income chargeable including the value of non-monetary benefits। चलिए इस पर क्वेश्चन कराएंगे, फिलहाल मैंने आपको ये थ्योरी पूरी बता दी, नेक्स्ट सेशन में जब हम आएंगे तो उसमें हम आपको न्यूमेरिकल के साथ साथ इसकी इस थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी करवाएंगे, वो ज्यादा क्लियर करेगा, अगर इसके पीछे चले जाएंगे तो हमारे मेन कंसेप्ट रह जाएंगे। तो फिलहाल अब आपको ये समझना है कि नॉन मॉनिटरी बेनिफिट पर एम्प्लॉयर टैक्स पे कर सकता है, कैसे पे करेगा, एवरेज रेट ऑफ टैक्स, एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो देखा जाएगा, अभी उसके पीछे ना भागे। अब होता क्या है, अब प्रॉब्लम क्या आ रही है मेरे सामने या हम सब लोगों के सामने, मैंने कहा ना थोड़ी देर पहले, आप लोगों को एक क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में इस समय, अगर नहीं आ रहा है तो गड़बड़ है। क्वेश्चन दिमाग में क्या आना चाहिए, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज 100% की एक बात
कि अगर एक मिस्टर एक्स है, देखिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। अब एक प्रॉब्लम सामने आएगी तो दूसरी प्रॉब्लम्स का धागा खुलता चला जाएगा, वो भी सामने आएंगी, सॉल्यूशन मिलेगा, प्रॉब्लम आएगी, सॉल्यूशन मिलेगा। एक्स है और ये वाई है, ये एम्प्लॉयर है। क्या बात है भाई, ये एम्प्लॉयर है और ये एम्प्लॉय है। मैं जो बोल रहा हूं बिल्कुल इत्मीनान से सुनेंगे, काफी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी लेकिन सॉल्यूशन भी साथ साथ निकलता चला जाएगा। एक बात बताइए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी एक महीना देगा, हर महीने देगा, या साल के अंत में सारी सैलरी एक बार उठा करके देगा? भाई मान लेते हैं एक आदमी को देना है हर महीने 1 लाख रुपए की सैलरी, चलो एक्स ने वाई को सैलरी दी 1 लाख, फिर अगले महीने सैलरी दी 1 लाख, फिर अगले महीने, ये तो अप्रैल 2000 अप्रैल की है, ये मई की है, ये जून की है, ये जुलाई की, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा, 1-1 लाख रुपए चलता जाएगा एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय की ओर। Now at the end of the year, both of these two parties shall come to know what? एम्प्लॉय की टोटल इनकम 12 लाख है। हो सकता है एम्प्लॉय के पास सैलरी के अलावा हाउस प्रॉपर्टी की भी इनकम हो, मान लेते हैं 5 लाख। हो सकता है एम्प्लॉय के अलावा एम्प्लॉय के पास पीजीबीपी की भी इनकम हो 3 लाख, हो सकता है बिजनेस करता हो साथ साथ। ये सैलरी तो उसको 12 लाख मिल गई ना 12 महीने की, प्लस उसके पास हाउस प्रॉपर्टी है, प्लस उसके पास पीजीबीपी है। हो सकता है अदर सोर्सेज इंटरेस्ट वगैरह की भी इनकम हो 1 लाख रुपए। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हाँ सर। यानी टोटल देखा जाए तो उसकी टोटल इनकम है 21 लाख। ये कब पता चलेगा उसकी टोटल इनकम 21 लाख है? नाउ employee shall come to know the exact situation of their income at the end of the year. As and when the financial year ends, they'll start to calculate their total income. अब जब पूरा का पूरा इस अप्रैल से लेकर मार्च तक का पूरा एक साल खत्म होगा, कब तक का? मार्च तक का, तब वो जान पाएंगे कि टोटल इनकम कितनी है, एम्प्लॉयर भी एम्प्लॉय भी। नाउ अब एम्प्लॉयर के लिए कैसे पॉसिबल है, मेरी बात ढंग से समझें, एम्प्लॉयर के लिए कैसे पॉसिबल है कि वो एम्प्लॉय को जब वो अप्रैल में सैलरी दे रहा था तो वो टैक्स कैलकुलेट कर पाए कि भाई उसकी सैलरी इनकम 12 लाख या टोटल इनकम 21 लाख? पहली प्रॉब्लम एम्प्लॉयर के सामने आएगी कि जो उससे कहा गया है कि टैक्स कैलकुलेट करो और उसके बाद हर महीने माइनस करो जब जब पेमेंट करो, तो एम्प्लॉयर क्या सैलरी की अमाउंट को ही लेगा या वो एम्प्लॉय से सारी डिटेल मांगेगा सैलरी के अलावा भी कि तू अपनी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी भी बता दे, पीजीबीपी भी बता दे, कैपिटल गेन भी बता दे, अदर सोर्सेस भी बता दे? एम्प्लॉयर क्या ऐसे बोलेगा एम्प्लॉय को कि तू सारी इंफॉर्मेशन दे मुझको, मैं तेरा टैक्स हर चीज पर काटूंगा? आपका जवाब आएगा ना, लेकिन मेरा जवाब आएगा हाँ। उल्टा केस है। देखिए, एम्प्लॉयर अगर टैक्स डिडक्ट कर रहा है तो एम्प्लॉय से कहेगा देखो मैं तुम्हारी एस्टिमेटेड इनकम कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि ये ना तो मेरे लिए पॉसिबल है ना तो तेरे लिए पॉसिबल है कि अप्रैल मंथ में यहां पर मेरी बात ढंग से समझे, इस महीने में या अप्रैल मई जून जुलाई महीने में हम आपकी एक्चुअल इनकम पूरे साल भर की कैलकुलेट कर पाए। वो तो आपको धीरे 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 मिलती रहेगी। हो सकता है फ्यूचर में आपको कोई लॉटरी की इनकम मिल गई, हो सकता है फ्यूचर में आपने कोई जमीन बेच दी, हो सकता है आपको बिजनेस में नुकसान हो गया, हो सकता है आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिला, कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में। बट व्हाट इज योर सिचुएशन राइट नाउ? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट अबाउट योर टोटल इनकम राइट नाउ? टेल इट टू मी। ये एम्प्लॉय को बोलेगा मतलब रिटर्न, सारी चीजें रिटर्न में होती हैं, वर्बल कुछ नहीं होता।
तो नॉर्मली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से ये बोले। एम्प्लॉय भी अपनी सारी इंफॉर्मेशन अगर देना चाहे सैलरी के अलावा, वो सारी इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयर को दे सकता है, सारी इंफॉर्मेशन दे सकता है कि उसकी सैलरी की इनकम इतनी, वो नहीं भी देगा तो एम्प्लॉयर को मालूम है सैलरी तो उसी की जेब से जानी है। हाउस प्रॉपर्टी की, कैपिटल गेन की, पीजीबीपी की, अदर सोर्सेस की, वो सारी इंफॉर्मेशन अपने एम्प्लॉयर को प्रोवाइड कर सकता है और एम्प्लॉयर उन इंफॉर्मेशन के बेसिस पर अप्रैल महीने में जब पहली बार टैक्स डिडक्ट करेगा, यहां पर फर्स्ट टाइम जब एम्प्लॉयर यहां पर टैक्स डिडक्ट करेगा, तो इसके लिए वो टोटल एस्टिमेटेड इनकम निकालेगा। किसकी? एम्प्लॉय की, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय। और उस टोटल एस्टिमेटेड इनकम पर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। क्लियर है? और जो भी टैक्स बनेगा उसको डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स कर दिया जाएगा। जो भी बचेगा ये टीडीएस का अमाउंट होगा पर मंथ जो ये आया। अब बड़ा आसान लग रहा होगा, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। कुछ कंफ्यूजन क्या दूर हुए कि क्या वो हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन की इंफॉर्मेशन देगा? यस, ही कैन प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन टू इट्स एम्प्लॉयर। कैन, नॉट नेसेसरी एट ऑल। अच्छा, जो इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करेगा एम्प्लॉयर को, उसको कंसीडर करना पड़ेगा। आ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, हड़बड़ी ना करें। कैसे कैलकुलेट हुआ ये तो समझ में आ गया टीडीएस कि भाई टोटल एस्टिमेटेड इनकम कैलकुलेट करेंगे अप्रैल मंथ में ही, उसकी पूरे अगले साल मार्च तक जो इनकम आनी है उसकी एस्टिमेटेड इनकम डिवाइडेड उसका टैक्स डिवाइडेड बाय 12 जो आया पर मंथ का टीडीएस। अब हो सकता है फिर मई महीने में उसका कुछ चेंजेस है, एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को कहे मालिक 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 कहेगा बोल लो पिछले महीने जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी ना उसमें स्लाइटली कुछ चेंजेस आए हैं, मुझे लगता है ना ये वो। फिर एम्प्लॉयर क्या करेगा? उसकी टोटल एस्टिमेटेड इनकम मई में निकालेगा, पूरे महीने की। अप्रैल का तो एक्चुअल हो गया, मई से लेकर अगले साल के अप्रैल मार्च तक एस्टिमेटेड 11 महीने का और 1 महीने का एक्चुअल जोड़ करके जो एस्टिमेटेड इनकम आएगी ये टैक्स बना, इसमें से जितना टीडीएस ऑलरेडी घटा चुका है जो बचा उसको 11 महीने में डिवाइड कर देगा, अब वो यहां माइनस हो जाएगा। अब मान लो इधर कोई चेंजेस नहीं हुए, वो माइनस करता जाएगा, हो सकता है दिसंबर में कोई चेंज हो तो सेम वही चीज, पिछले 8-9 महीने का एक्चुअल और आने वाले का एस्टिमेटेड उसी तरह से टैक्स डिडक्ट होगा, जितना पे कर चुके हैं उतना माइनस हो जाएगा, बाकी को टीडीएस में एडजस्ट कर दिया जाएगा। दिस इज द वे, दिस इज द नॉर्मल वे एंड दिस इज द जिस्ट ऑफ योर सेक्शन 192। ये आपको समझना है। समझ में आई बात? ये मैंने बता दिया एक्सेस और शॉर्टफॉल कैसे एडजस्ट होगा, मुझे अब कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। ये कैसे एडजस्टमेंट्स होते हैं हर महीने वो मैंने आपको बताया। न्यूमेरिकल में सारी चीजें देखेंगे, डू नॉट वरी अबाउट ऑल दोज थिंग्स। हाँ, कुछ लोगों को लगेगा सर ये बहुत टफ टॉपिक है, इट्स नॉट अ टफ टॉपिक, क्योंकि आप बिना कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस देखे चीजों को किए जा रहे हैं, इसलिए हो सकता है थ्योरी का डिस्कशन करते समय हो सकता है कुछ चीजें इधर से जाए इधर से निकल जाएं। तो मैंने आपको बार बार कहा टेंशन ना लें, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं हाँ उन पॉइंट्स को समझें, रखें, समझ में बिल्कुल आएगा। अच्छा, आप लोगों को मालूम है आपको तो लगता है सब ऐसा सपना, राम राम जपना पराया माल अपन। तो हुआ क्या, जरा देखते हैं अब आगे की कंडीशन। एक रिलीफ आपने देखी है सेक्शन 89(1) जो एरियर ऑफ सैलरी मिलती है, उसका हमें बेनिफिट मिलता है, हमें मतलब एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलता है सेक्शन 89(1) में टैक्स को लेकर। क्या एम्प्लॉयर इसको भी कंसीडर करेगा? हाँ भाई, मैंने कहा ना एस्टिमेटेड इनकम निकालो, तो अब एस्टिमेटेड इनकम निकालने में जितने भी प्लस माइनस चीजें हो सकती हैं करो ना, दिक्कत क्या है? 89(1) का बेनिफिट सामने वाले को मिलना है तो इसका मतलब 89 के बेनिफिट मिलने से उसका टैक्स लायबिलिटी कम होगा, तो कम करो ना, दिक्कत क्या है? यस। मैंने आपको ये पॉइंट बता दिया है, मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। अगर कोई सेक्शन 10 की इनकम है
उसको काउंट नहीं करेंगे, यहां पर लेंगे ही नहीं। सेक्शन 10 का नाम ही है टोटल इनकम नॉट टू बी इंक्लूडेड, एग्जेम्प्ट इनकम, आप सीधे से ये समझे ना, एग्जेम्प्ट इनकम। एग्जेम्प्ट इनकम तो टोटल इनकम का पार्ट ही नहीं बनता, उसको रखो ही मत। ये सब बता दिया, एक्सेस और डेफिशिएंसी मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। मैंने कहा ना, एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सारी इंफॉर्मेशन देगा। सैलरी तो एम्प्लॉयर को मालूम है। एम्प्लॉय अपनी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को एम्प्लॉयर के साथ शेयर करेगा, प्रॉफिट हो तो, लॉस हो तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो अपने एम्प्लॉयर को बताएगा। हाउस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम की बात कर रहा हूं। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी के अलावा अगर उसके पास पीजीबीपी है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेस है, वो तब बताओ या वो तब कंसीडर करो। मालिक को मैं बोल रहा हूं, मैं मालिक हूं, मैं एम्प्लॉयर हूं, मैं अपने एम्प्लॉई का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस ले लूंगा। मैं कहूंगा ठीक है, तेरी जो टोटल इनकम है उसमें से माइनस करके मैं टैक्स कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि मुझे तेरी एस्टिमेटेड इनकम कैलकुलेट करनी है। अब एस्टिमेटेड इनकम में तेरी केवल इनकम इनकम नहीं, तेरा लॉस भी लूंगा हाउस प्रॉपर्टी का। खबरदार हाउस प्रॉपर्टी के अलावा कोई लॉस दूसरा एडजस्ट कर पाया तो, एडजस्ट नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं होने वाला। हाउस प्रॉपर्टी के अलावा कोई लॉस एडजस्ट नहीं होगा। हाउस प्रॉपर्टी में अगर लॉस है तो ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपकी टोटल एस्टिमेटेड इनकम कैलकुलेट करते समय उसको माइनस करूंगा। लेकिन पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, उनकी केवल इनकम शामिल करवाना, लॉस शामिल मत करवाना। यानी मैं जब एस्टिमेटेड इनकम कैलकुलेट करूंगा एम्प्लॉय का, तो केवल हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को मैं कंसीडर करूंगा। इसके अलावा अगर आप किसी दूसरी हेड ऑफ इनकम का लॉस देंगे तो मैं कंसीडर नहीं करूंगा। बाकी किसी दूसरी हेड ऑफ इनकम का केवल मैं इनकम कंसीडर करूंगा एस्टिमेटेड इनकम कैलकुलेट करते समय। ठीक है ना? ये जो पॉइंट है ना, ये अभी समझ में नहीं आएगा और मैं इसको बताना भी नहीं चाहता अभी। जब नेक्स्ट सेशन में न्यूमेरिकल चलेगा ना, बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा पॉइंट है जो ग्रे शेड में दिया हुआ है। कहता है वेदर बेनिफिट ऑफ लोअर डिडक्शन और नो डिडक्शन ऑफ टीडीएस इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 192। यस, सामने वाला अगर ये प्रूफ कर देता है कि हाँ मेरी इनकम टैक्स रेट इतना नहीं इतना लगेगा, लोअर डिडक्शन होना चाहिए, लोअर रेट से डिडक्शन होना चाहिए, एम्प्लॉयर जितना चार्ज कर रहा है उतने पर नहीं होना चाहिए। अगर एम्प्लॉय उसका सर्टिफिकेट लेकर के एम्प्लॉयर को दे देता है तो हाँ। अगर आपको नहीं समझ में आया तो भैया छोड़ दो इस पॉइंट को, अभी बता दिया है। अब लास्ट के एक दो पॉइंट, बस खत्म होने वाला है आपका, ज्यादा नहीं बचा। थोड़ा पेशेंस रखें, धैर्य रखें, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, दिस इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहता है कि भाई एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कहता है तू अपनी इनकम बताना, तो एम्प्लॉय कहता है देखो मालिक, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मेरी सैलरी की इनकम कितनी है, क्योंकि सैलरी तो मैं तेरे ही यहां से लेता हूं। बाकी रही मेरी हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज की इनकम की बात, तो वो मैं आपको बता रहा हूं, उसको आप कंसीडर कर लो। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, बाकी किसी का लॉस नहीं कंसीडर होगा, सैलरी में वैसे भी लॉस नहीं हो सकता, बाकियों का लॉस हम कंसीडर करेंगे नहीं। हाउस प्रॉपर्टी को छोड़कर मैं अपनी बात बता रहा हूं, पेयर की बात बता रहा हूं, एम्प्लॉयर की बात बता रहा हूं। लेकिन आंख बंद करके मैं कोई काम नहीं कर सकता। मैं अगर अपनी बात बताऊं, एम्प्लॉयर की बात बताऊं, मैं आंख बंद करके कोई काम नहीं कर सकता। जैसे सामने वाला कह रहा है मालिक देखिए आप सैलरी देते हैं ना, तो मैं रेंट पे करता हूं, हाउस रेंट पे करता हूं, आप एचआरए का बेनिफिट देते हो ना हमको, हाउस रेंट अलाउंसेस का दे दो। तो मालिक कहेगा भैया एचआरए का बेनिफिट तो मैं दे दूं, लेकिन एचआरए का बेनिफिट तुझे मिलना चाहिए या नहीं चाहिए, दैट डिपेंड्स। क्या आप एक्चुअल में रेंट का पेमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? तो उसके लिए आप हमें प्रूफ दे दो, एविडेंसेस दे दो। तो वहां पर प्रूफ और एविडेंसेस एम्प्लॉयर मांगेगा, उसके बेसिस पर ही एचआरए को कंसीडर किया जाएगा। बिना प्रूफ के एचआरए का बेनिफिट नहीं कंसीडर किया जाएगा। देखिए एक नया पॉइंट आया आपको, यानी हर चीज आंख बंद करके नहीं हो सकती। अब एम्प्लॉयर के ऊपर थोड़ी सख्ती बढ़ाई गई कि आप ना कुछ भी, आप सामने वाला जो बोल रहा है आप माइनस कर देते हो। ऐसे कैसे माइनस कर सकते हो भाई?
एचआरए का बेनिफिट सामने वाले को दे रहे हो ना, उसको अलाउंसेस दे रहे हो ना, तो रेंट का पूरा माइनस कर लोगे, उससे रेंट सर्टिफिकेट मांगो, रेंट डीड मांगो, रेंट की रिसीट मांगो, हाँ, एम्प्लॉयर का लैंडलॉर्ड का पैन नंबर मांगो, ये तो उसको डिडक्शन दो, यानी प्रूफ देना पड़ेगा एम्प्लॉय को अब एचआरए का बेनिफिट पाने के लिए। इसके अलावा लीव ट्रेवल कंसेशन, आपको मैंने घूमने के लिए भेजा था, अपने एम्प्लॉय को मैंने घूमने के लिए भेजा था, अब वो आया कहता है इतना खर्चा हुआ, आंख बंद करके क्यों मान रहे हो इतना खर्चा हुआ, प्रूफ लो प्रूफ, तो लीव ट्रेवल कंसेशन का बेनिफिट तभी मिल पाएगा जब सामने वाला एविडेंसेस देता है खर्चे का, वो भी केवल एलटीसी इंडिया में मिलता है, फॉरेन ट्रेवल्स के लिए नहीं मिलता। डोनेशन, अगर 80G की बात होती है तो 80G का बेनिफिट रेस्ट्रिक्शंस के साथ मिलेगा, मिलेगा जरूर, आपको वहां पर प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है ना, सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो इसके आगे एक सीबीडीटी का भी सर्कुलर है, मैं उसको अभी नहीं बताने जा रहा। तो कहने का मतलब चाहे एचआरए का बेनिफिट हो, चाहे लीव ट्रेवल कंसेशन का बेनिफिट हो, बेसिकली ये दो चीजें आपको याद रखनी है, और डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, उसके साथ सीबीडीटी के सर्कुलर हैं और सर्टिफिकेट्स देने पड़ते हैं, दैट्स इट, तभी आपको इनका बेनिफिट मिलेगा, यानी हर चीज आंख बंद करके नहीं, कुछ का प्रूफ भी लेना पड़ेगा। सैलरी टू पार्टनर्स, नहीं भैया, सैलरी टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को दी जाने वाली सैलरी सैलरी में नहीं जाता। पीजीबीपी चैप्टर के सेक्शन 28 में मैंने आपको बताया था, पार्टनर्स को मिलने वाली सैलरी पीजीबीपी चैप्टर में ही टैक्सेबल होती है, सैलरी पार्टनर्स को मिलने वाली सैलरी पीजीबीपी चैप्टर में ही टैक्सेबल होती है, याद आया होगा। तो भैया ये टीडीएस के प्रोविजंस के बाहर है। पेंशन और फैमिली पेंशन में फर्क होता है, पेंशन हम अपने एम्प्लॉय को देते हैं, फैमिली पेंशन उस एम्प्लॉय के डेथ के बाद उसके घर वालों को दिया जाता है। तो अगर फैमिली पेंशन है तो एम्प्लॉय तो है नहीं, फैमिली को जा रही है, वो अदर सोर्सेज में है उनके, यहां पर वो प्रोविजन लगेगा नहीं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए, जबकि पेंशन के ऊपर ये प्रोविजन लगेंगे, यानी पेंशन में अपने एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा हूं, वहां पर टीडीएस सेक्शन 192 के प्रोविजन लगेंगे। फैमिली पेंशन के नाम पर अगर मैं कोई पेमेंट कर रहा हूं, फैमिली ऑफ द एम्प्लॉइज की फैमिली को पेमेंट कर रहा हूं फैमिली पेंशन के नाम पर, दे आर नॉट माई एम्प्लॉय, तो वहां पर सेक्शन 192 के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। एमपीएमएलए सैलरी नहीं होती, वो अदर सोर्सेज का पार्ट होता है, इसलिए 192 के प्रोविजंस उनके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होंगे। छोड़ देते हैं ये पॉइंट, ये हम याद रखते हैं। 115 BAC जो स्पेशल प्रोविजन है वो बाद में देखेंगे, पहले हम आपको पूरा एक टॉपिक तो कवर करवा दिया। चलिए इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ये मैंने आपको बता दिया है, डिडक्शन से रिलेटेड, 80G से रिलेटेड, इसकी बात करते हैं। हो सकता है एक एम्प्लॉय एक साथ दो एम्प्लॉयर के यहां काम करता हो, मेरी बात ढंग से समझे, एक एम्प्लॉय एक साथ दो एम्प्लॉयर के यहां काम करता हो, पहला। अब अगर एक साथ दो एम्प्लॉयर के यहां काम करता है तो वो अपनी इंफॉर्मेशन किसको दे, क्योंकि दोनों एम्प्लॉयर टीडीएस नहीं काटेंगे, किसी एक को उसको बताना पड़ेगा। वो कहेगा ये ए एम्प्लॉयर है, ये बी एम्प्लॉयर है, वो बी एम्प्लॉयर के पास जाएगा, मान लेते हैं वो बी से कहता है देखो भाई हम ए के यहां से इतनी सैलरी पाते हैं, मेरी हाउस प्रॉपर्टी इतनी, कैपिटल गेन इतना, पीजीबीपी इतना, अदर सोर्सेज इतना, चलो बी आप मेरा टीडीएस काटो, यानी एम्प्लॉय तय करेगा, चूज करेगा दोनों एम्प्लॉयर में से किसको वो अपनी इंफॉर्मेशन दे, जिससे उसका टैक्स का प्रोविजंस का पूरा हो सके हिसाब किताब, दोनों के साथ नहीं, किसी एक के साथ। अगर वो एक दूसरे की इंफॉर्मेशन नहीं देता, वो कहता है अरे छुपा लो दोनों से इंफॉर्मेशन, ए से बी से, तो भैया ए अलग से रिस्पॉन्सिबल होगा टैक्स टीडीएस के प्रोविजन के लिए, बी अलग से रिस्पॉन्सिबल होगा टीडीएस के प्रोविजन के लिए। एक बात आपको ये समझ में आ गई। हाँ, दूसरा ये हो सकता है कि एम्प्लॉय जो था वो 6-7 महीना काम किया ए के यहां, उसके बाद उसने वहां से हट गया, वो बी के यहां काम किया 5 महीना, तो जब वो बी के पास गया तो ए के यहां काम नहीं कर रहा, लेकिन अपनी सारी डिटेल्स फॉर्मर एम्प्लॉयर की वो बी को देगा कि भाई मैंने वहां 7 महीना काम किया, वहां से मुझे इतना मिला, इतना टैक्स डिडक्ट हुआ, अब आगे आपके ऊपर है, आप उसको कंसीडर करो एस्टिमेटेड इनकम निकालने में, जितना टीडीएस उन्होंने डिडक्ट किया है माइनस कर लेना, बचे हुए को आप टीडीएस की तरह काटना, यही तो बोलेगा। हाँ या ना, यानी अब दो चीजें हैं, या तो एम्प्लॉय एक साथ दो के यहां काम करे, दोनों से अलग अलग टीडीएस कटवाए, या उसके ऑप्शन के ऊपर है किसी एक के पास जाए। दूसरा कि अगर वो एक को छोड़कर दूसरे के पास गया है तो पहले वाले की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाए, अगर वो नहीं करवाता तो एम्प्लॉयर इंसिस्ट नहीं कर सकता, हाँ वो अपनी अमाउंट ऑफ इनकम पर टीडीएस के प्रोविजंस को जरूर फॉलो करवाएगा, दैट्स इट।
इसके अलावा आपके केवल क्वेश्चन बैंक हैं जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज तो समझ में आई कि बेसिकली टीडीएस है क्या और कौन डिडक्ट करता है, बेसिकली पेयर। यहाँ जो मैंने आज सेक्शन 192 बताया ये केवल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप के ऊपर होता है, सैलरी पर टीडीएस की बात होती है, एस्टिमेटेड इनकम होती है, एम्प्लॉय सारी इंफॉर्मेशन दे या ना दे अदर हेड ऑफ इनकम की, एम्प्लॉयर अपने अमाउंट पर तो टीडीएस काटेगा ही काटेगा। हाँ, बाकी हेड्स ऑफ इनकम की अगर इंफॉर्मेशन देता है, कोई लॉस है तो उसको कंसीडर नहीं करेगा, केवल हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को कंसीडर किया जाएगा। तो इतनी बातें आपको समझ में आई। नेक्स्ट सेशन में जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो और भी ज्यादा चीजें ये क्लियर होने लगेंगी। नेक्स्ट सेशन तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स।